हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारी चीज़ें। तो इसके टाइप्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे लाइक बैच प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हम पढ़ेंगे। जो कंटेंट्स हम पढ़ेंगे वो है बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका जॉब प्रोसेसिंग, आपका बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। देयर इज एन ऑपरेटर विच टास्क सिमिलर जॉब्स having the same requirement and group them into batches. It is a responsibility of the operator to sort job with similar need. सिमिलर नीड्स, इसमें क्या होता है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स, जो सिमिलर टाइप्स की जॉब्स होती हैं, उसका हम एक बैच बना देते हैं। बैच बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको बैच बना के फिर हम एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे लाइक मेरे पास सी प्रोग्राम के प्रोग्राम्स हैं, ऐसे जावा प्रोग्राम के प्रोग्राम्स हैं, डॉट नेट के प्रोग्राम्स हैं, ऐसे करके ये 3 जॉब्स हो गई अलग अलग। ठीक है, एक जॉब में हमने सी के सारे प्रोग्राम रखे क्योंकि उसका प्रोफाइल और रिक्वायरमेंट सेम है, एग्जीक्यूशन सेम है। ठीक है, और ऐसे ही जावा के प्रोग्राम जॉब 2 में रख देंगे, ऐसे ही जॉब 3 में डॉट नेट के प्रोग्राम्स रख लेंगे। मतलब जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं उनको मैंने एक अलग अलग प्रोग्राम्स जो है उसका मैंने एक बैच बना लिया। तो मैंने सी का एक बैच बना लिया, ठीक है, फिर जावा का एक बैच बना लिया, उसके बाद डॉट नेट का एक बैच बना लिया। अब मैंने ये सारे बैच बना के उसके बाद मैं सीपीयू को दूंगी और एग्जीक्यूट करने के लिए, तब वो एग्जीक्यूट होगा। इससे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि सीक्वेंस वाइज नंबर आता था। जैसे पहले जो आएगा यूजर, वो उसका पहले टर्न आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर उसका टर्न आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर उसका टर्न आएगा। ऐसे में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स को हम एक बैच बना रहे हैं और उसको हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैच वाइज रन करा रहे हैं। जैसे मुझे एक बच्चे को सी पढ़ाना है, सपोज मेरे को एक बच्चे को सी पढ़ाना है, और वैसे सेम बच्चे 10 बच्चे और हैं, मैं उनको अलग अलग सी पढ़ाने से अच्छा है कि मैं उनका एक बैच बना लूं और फिर पढ़। जैसे आप लोग पीजीडीसी के स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपको एक बैच बना के पढ़ाऊंगी, ना कि अलग अलग स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी अलग अलग टाइम पे। इससे मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी तो सेम ही चीजें सबको। तो इससे अच्छा है कि मैं एक बैच बना लूं, एक टाइम दे दूं कि इस टाइम पे मैं एग्जीक्यूट करूंगी या इस टाइम पे मैं ये लेक्चर दूंगी। तो आप उस टाइम पे आएंगे, ज्वाइन करेंगे और लेक्चर सुनेंगे और चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा काम भी इजी हो जाएगा, आप लोगों का काम भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ए कंप्यूटर कैपेबिलिटी टू प्रोसेस मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। ए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज केपेबल ऑफ रनिंग many programs simultaneously, and most modern network operating system support multiprocessing. These operating system include Windows NT, 2000 XP and Unix. Multiprocessor मतलब multiple programs, इसके पास एक साइमल्टेनियसली वो मोर देन बहुत सारे काम एक साथ कर सके, इतनी कैपेबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर। मतलब मेरे को 10 टास्क करने हैं, 10 टास्क करने हैं। जैसे मुझे करना है, मुझे टाइप भी करना है, मुझे डाउनलोड भी करना है, मुझे सॉन्ग्स भी सुनने हैं, तो मैं तीनों चीजें एक साथ कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। ये किससे पॉसिबल होता है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम से। इससे आप क्या कर सकते हैं, ये सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। आपका डॉक्यूमेंट का काम भी हो रहा है, ठीक है, आप सॉन्ग भी सुन रहे हो, आपका डाउनलोडिंग भी चल रहा है, और दूसरा वर्क भी कोई चल रहा है। तो ये सारी चीजें आप एक साथ कर सकते हैं।
Multiprocessor operating system. Multiprocessor means multiple process. Multiprocessors means multiple processor in a single system. We have multiprocessor means होता है multiple process, बहुत सारे process, multiple process हम एक साथ कर रहे हैं. In a single system we have multiple processor like octa core 8 processor. मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं एक एक पर्सन को काम दिया, मैंने एक पर्सन को काम दिया कि ये 15 डेज में ये काम कंप्लीट करना है, आपको एक टास्क दिया है मैंने. अब वही टास्क मैं दो बंदों को दूंगी और तो मेरा वो 15 डेज रिड्यूस हो जाएगा, 7 डेज में हो जाएगा. अगर वही काम मैं 3 पर्सन को दूंगी तो वो और रिड्यूस हो जाएगा. वही काम अगर मैं 4 पर्सन को दूंगी वो और रिड्यूस हो जाएगा. वैसे ही काम मैं 7 पर्सन को दूंगी वो एक दिन में ही खत्म हो जाएगा. दैट मीन्स कि मल्टी प्रोसेसर हमने इसमें यूज किया है ऑक्टल कोर 8 प्रोसेसर, मतलब 8 कंप्यूटर्स 8 प्रोसेसर हम इसमें यूज कर रहे हैं. तो उसकी स्पीड कितनी फास्ट हो जाएगी आप सोच सकते हैं कि 8 जने एक साथ काम कर रहे हैं. तो आपने अगर 8 प्रोसेसर मतलब 8 वर्किंग कर रहे हो एक ही सिस्टम में, तो फटाफट वो वर्किंग कंप्लीट होगी और फास्ट वर्किंग होगी. दैट मीन्स ऑक्टल कोर 8 प्रोसेसर बोलते हैं उसको. 8 प्रोसेसर उसमें लगे होते हैं. एक प्रोसेसर का मतलब एक सीपीयू काम कर रहा है. 8 प्रोसेसर मतलब 8 सीपीयू काम कर रहे हैं आपके सिस्टम पे. ड्यूल कोर, हम जो कंप्यूटर परचेज करते हैं उसमें यही बोलते हैं कौन सा कोर है, सिंगल कोर मल्टीपल कोर. ठीक है, सिंगल कोर आपका सिंगल कोर होता है, मतलब एक ही कोर होता है, एक ही प्रोसेसर होता है. ड्यूल कोर में दो कोर्स होते हैं, मतलब दो प्रोसेसर आप यूज करते हैं. इन जनरल कंप्यूटर्स जो अभी आप यूज कर रहे होंगे घर पे, तो ड्यूल कोर ही आजकल आ रहे हैं. जनरल इन जनरल हम ड्यूल कोर ही यूज करते हैं. अगर आपको स्पीड बहुत फास्ट चाहिए, काम वर्किंग बहुत फास्ट चाहिए, डेटा बहुत सारा है आपके पास, डेटा को एक्सेस करने के लिए बहुत स्पीड फास्ट चाहिए, तो आप ऑक्टल कोर 8 प्रोसेसर यूज कर सकते हैं. इन मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, मोर देन वन process can run on different CPU at the same time, so there can real parallel execution of process. Multiprocessing में क्या होता है कि more than one process can run on different, मतलब more than बहुत सारे process different computer पे same time पे run हो सकते हैं. That is parallel execution of process. It is required when number of process is very high and a single processor take very long time deal with all processes. मतलब ये जो जब हम नंबर ऑफ प्रोसेस हाई कर देते हैं, ए सिंगल प्रोसेसर टेक वेरी टाइम लॉन्ग टाइम डील विथ इन ऑल प्रोसेसर. अगर हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोसेस को हाई कर देते हैं तो उसमें जो टास्क परफॉर्म होंगे वो फास्ट होंगे. लेकिन अगर सिंगल प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है प्रोसेस करने में. देखिए ये जो आपका है मल्टी प्रोसेसर, ये एक मेन मेमोरी है. मेन मेमोरी के साथ मैंने कितने कंप्यूटर ऐड कर दिए, सीपीयू 1, सीपीयू 2, सीपीयू 3 एंड सीपीयू एन. दैट इज मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके साथ इनपुट आउटपुट तो लगेगा, बट सीपीयू हमने मल्टीपल यूज कर लिए. दैट इज मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम. किसमें ऐड होगा, वो मेन मेमोरी के साथ ऐड होंगे प्रोसेसर्स. टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, सिमेटिक एंड एसिमेटिक. सिमेटिक में क्या आता है, ऑल सीपीयू हैव सम फंक्शन एंड एक्सेस कंट्रोल. ये क्या करता है, ऑल सीपीयू सारे सीपीयू कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं और क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं. मतलब इसमें कोई भी सीपीयू कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है और एक्सेस कर सकता है. ये दोनों फैसिलिटी सिमेटिक में होती है. मतलब कोई भी सीपीयू कोई भी काम कर सकता है और एक्सेस भी कर सकता है. तो इसमें इसको ये नहीं पता होता है कि कौन से सीपीयू को कौन सा काम करना है. जिसको जो समझ में आता है वो काम कर लेता है. उसके बाद एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक में क्या होता है, वन सीपीयू विल बी मास्टर. इसमें एक सीपीयू को हम मास्टर बनाते हैं, अदर विल बी ए स्लेव, और सारे स्लेव होते हैं. मास्टर सीपीयू डिसाइड करता है किसको कौन सी प्रोसेस करनी है हैंडल. ठीक है, वन सीपीयू विल बी मास्टर एंड अदर विल बी स्लेव. मास्टर सीपीयू विल डिसाइडेड विच प्रोसेस विल हैंडल बाय विच सीपीयू. कौन सा सीपीयू कौन सी प्रोसेस को हैंडल करेगा, ये कौन डिसाइड करता है, मास्टर सीपीयू डिसाइड करता है. इसमें हम एक मास्टर बनाते हैं और सारे को स्लेव बनाते हैं. अगर सभी को वो अथॉरिटी दे दी जाएगी तो सब अपनी मर्जी करेंगे, इसीलिए हम एसिमेट्रिक यूज करते हैं. इसमें एक सीपीयू को ऑथराइज कर देते हैं कि आप हैंडल करेंगे सबको, तो वो हैंडल करता है कि कौन सा प्रोसेस किस सीपीयू के पास जाएगा. देखिए
एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग वर्सेस सिमेट्रिक प्रोसेसिंग। देखिए इसमें सीपीयू, ठीक है, सीपीयू 2, सीपीयू 3, ये तीनों प्रोसेस क्या है, ये तीनों कंप्यूटर, सीपीयू क्या करेंगे, तीनों प्रोसेस को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये शेयर्ड मेमोरी हो गई। ठीक है, तीनों किसी को भी प्रोसेस कर सकते हैं, P2 को भी कर सकते हैं, P3 को भी कर सकते हैं, P1 को भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मास्टर डिसाइड करेगा कि स्लेव कौन से प्रोसेस को करेगा। जैसे मास्टर ने डिसाइड किया वो P1 को करेगा स्लेव, और P2 को करेगा, और ये मास्टर P2 को करेगा। तो ये डिसाइडेड, ऑलरेडी डिसाइड करता है कि कौन सा सीपीयू किसको, कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, नो शेयर मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी शेयर हो जाती है और वो लीक होने के चांसेस उसमें, और उसमें क्या होता है कि हैकिंग और ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। इसीलिए एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, हाई थ्रूपुट, इसका हाई थ्रूपुट होता है। थ्रूपुट इज नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू एट द गिवन टाइम, सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम एज हायर थ्रूपुट। जब एग्जीक्यूशन प्रोसेस फास्ट हो जाती है और जो टाइम दे रखा है उसी टाइम पे हमें प्रोसेस करके आउटपुट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड हायर थ्रूपुट। तो उसको हम हायर थ्रूपुट बोलते हैं। less electricity uses in a single signal processor system, there is more load as many processes have to execute it at a time, but in multiprocessor system execute of multiple process in done in a few time. That means multiprocessor CPU consume low electricity than a single processor. अब less electricity uses में क्या होता है, जैसे अगर 10 कंप्यूटर हमने लगाए या 8 कंप्यूटर हमने लगाया, ऑक्टल ऑक्टल का देखते हैं, 8 कंप्यूटर हमने लगाए, तो 8 कंप्यूटर के लिए मुझे 8 सिस्टम चाहिए, उसके लिए स्पेस भी चाहिए। ठीक है, उसके लिए सीपीयू, मॉनिटर, माउस, सब चीजें चाहिए। तो 8 सिस्टम के लिए मुझे उतना स्पेस भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करेगी ज्यादा। उसके कंपैरिजन में मैं एक ही सिस्टम लूं, ऑक्टल फॉर्म में लूं, और उसमें एग्जीक्यूशन की स्पीड है उन 8 कंप्यूटर के बराबर हो, तो उससे क्या होगा, मेरी इलेक्ट्रिसिटी यूजेस कम होगी। ठीक है, लो कंजप्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और मल्टीपल प्रोसेस सीपीयू कर ही रहा है इन्हें सिंगल प्रोसेसर में। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी, स्पेस बच जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी पे इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, बैटरी एफिशिएंट होगा। ठीक है, high reliability. As multiple processors share their work between one and another, so work is completed with collaboration. That means these system are reliable. जैसे high reliability, क्योंकि एक ही सिस्टम को हमने काम दिया है। ठीक है, एक ही सिस्टम को पता है उसको क्या काम करना है। ऐसे ही हमने 10 जनों को नहीं समझा रखा है कि 10 जने को समझाया, अलग अलग काम दिया, फिर वो कोलैबोरेट करेंगे कंपाइल करके उस वर्क को, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए ये सिस्टम रिलायबल होता है। उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोसेस एक ही सिस्टम पे काम कर रहा है, उसमें कोलैबोरेशन करने की जरूरत नहीं, वो सिस्टम ही सब कुछ करके आपको दे देगा। इकोनॉमिक, एज मोर वर्क इज कंप्लीटेड बट बाय द सीपीयूज, सो दीज सिस्टम आर इकोनॉमिकल गुड एज वेल। ये वर्क मोर, बहुत सारे वर्क कंप्लीट करके दे देता है सीपीयू के थ्रू, अलग अलग सीपीयूज के थ्रू। तो सिस्टम इकोनॉमी है एज वेल गुड। बैटरी एफिशिएंट, बैटरी एफिशिएंट है, बैटरी एफिशिएंट है क्योंकि एक ही सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा इसमें, कम्युनिकेशन, एज मल्टीपल प्रोसेस आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लेक्स टू हैंडल। इसमें मल्टीपल प्रोसेसर आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वो, सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लेक्स टू हैंडल। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हैंडल करना, क्योंकि एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि काम किसको किसके पास गया हुआ है, वो सिर्फ सीपीयू को पता होता है। मोर मेमोरी रिक्वायर्ड, मोर मेमोरी रिक्वायर्ड, क्योंकि प्रोसेसर हमारे पास ऑक्टल है, 8 प्रोसेसर हैं, तो उसके लिए आपको मेमोरी की भी नीड ज्यादा होगी। एज देयर आर मल्टी प्रोसेसर वर्किंग विथ ईच अदर, सो ईच प्रोसेसर नीड मेमोरी स्पेस, बहुत ज्यादा मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद डेडलॉक, deadlock, if any processor is already using the input output device, then other processors
कैन नॉट यूज द सेम इनपुट आउटपुट डिवाइस विच क्रिएट डेडलॉक। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई प्रोसेसर ऑलरेडी यूज हो रखा है, ऑलरेडी काम कर रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस पे, देन अदर डिवाइस कैन नॉट बी यूज सेम, वो दूसरा डिवाइस उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्रिएट नहीं, यूज सेम इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोसेसर में यूज नहीं कर सकता है, अदरवाइज वहां पे डेडलॉक की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एक काम मैंने एक ही जने को दे रखा है, लेकिन वही काम कोई दूसरा वही करे, तो वो डेडलॉक की कंडीशन आ सकती है, उसमें मिसमैनेज हो सकता है और उसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में क्या आएगा, इफ एनी प्रोसेसर फेल टू वर्क देन द वर्क इज डिवाइडेड इनटू अदर प्रोसेसर्स। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई प्रोसेसर फेल हो जाता है तो उसका जो वर्क जो होता है, वर्क इज डिवाइडेड इनटू अदर प्रोसेसर। जैसे एक प्रोसेसर खराब हो गया है तो उसका जो वर्क है वो डिवाइड हो जाता है दूसरे प्रोसेसर पे। ठीक है, तो प्रोसेसर्स ऑलरेडी अपना काम कर रहे होते हैं और उनको और प्रोसेस वाला काम मिल जाता है, तो बैड इफेक्ट पड़ता है। द बैड इफेक्ट विल बी दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाई टाइम एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज अफेक्टेड। अब उनके पास तो ऑलरेडी काम था अपना, फिर दूसरे प्रोसेसर का भी काम उस पर आ गया, तो उनके जो टाइम लिमिट है कि मुझे इस टाइम पे कंप्लीट करना है, तो वो डिले होने के चांसेस पूरे होते हैं, उसमें इफेक्ट पड़ता है उसकी परफॉर्मेंस में। एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव तो होगा ही, क्योंकि हम एक साथ इतने सारे प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। तो दीज टाइप ऑफ सिस्टम आर एक्सपेंसिव टू बाय, खरीदने में बहुत एक्सपेंसिव होता है। देन उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर ओवर ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क communicating and physical separate computational nodes. They handle jobs which are serviced by multiple CPUs. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको, नेटवर्क के थ्रू, कम्युनिकेट के थ्रू, फिजिकल सेपरेशन कंप्यूटर नोड के थ्रू। तो ये कैसे, कौन कौन से जॉब कौन कौन सीपीयू हैंडल करेगा, ये डिसाइड करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। Also called loosely coupled system or distributed system. Distributed OS are the OS for a network of autonomous computers connected by a communication network through a message passing. Independent system passes their own memory unit and CPU. इसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि हमने जैसे मैं अकेले एक काम कर रही हूँ, अकेले एक काम कर रही हूँ तो मुझे काम करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इससे क्या, इससे अच्छा है कि मैं अपने अंदर टीम रख के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ कि ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, तो वो काम होगा भी जल्दी। ठीक है, और उसके ऊपर मॉनिटर रखेंगे, तो उससे क्या होगा, इंडिपेंडेंटली सारे सिस्टम अपना अपना काम कर रहे होंगे और फिर उसको हम मर्ज कर लेंगे। ये सारी चीजें कहाँ पे होंगी, आपके मेमोरी यूनिट और सीपीयू के अंदर, वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देखिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टर्मिनल्स, फाइल्स, फाइल सर्वर अलग है हमारा, वर्क स्टेशन अलग है, कंप्यूटर नोड्स अलग हैं, जिससे हमें आइडेंटिफाई करने के लिए इजी होता है कि फाइल सर्वर का काम क्या है, फाइल को स्टोर करना, वर्क स्टेशन क्या करेगा, अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, कंप्यूटर नोड्स में सारे वर्क डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डेटाबेस सर्वर ये डेटा को सेव करेगा, वर्क स्टेशन, एक वर्क स्टेशन का काम करेगा, यहाँ पे टर्मिनल्स लगेंगे। तो इन सबका काम अपना ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कौन क्या क्या काम करेगा, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। Distributed operating system, when a program is executed on a distributed system, user is not aware of where the program is executed or the location of the resource accessed. User can access the file or software which are actually not present on his system connect with this network. For example, web browser Linux. इसमें क्या होता है कि वेब ब्राउजर में आप जाके क्या कर सकते हैं, अलग अलग डेटा कंटेंट आप ब्राउज सर्च कर सकते हैं, ब्राउजर कर सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ कहाँ कैसी वेबसाइट है, तो आप अलग अलग कंटेंट सर्च करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके, और उसको फिर मर्ज करके एक कंबाइंड रिपोर्ट बनाते हैं। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, आपके अलग अलग फाइल्स को एक्सेस करता है, सॉफ्टवेयर को एक्सेस करता है, जहाँ पे भी आपको जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसको फिर रिसोर्स को एक्सेस, उस लोकेशन पे एक्सेस करके उसको एग्जीक्यूट करता है।
एडवांटेजेस क्या होंगे? गिव मोर परफॉर्मेंस देन सिंगल सिस्टम। ये बहुत मोर परफॉर्मेंस दे पाएगा सिंगल सिस्टम के कंपैरिजन में, क्योंकि ये अपना काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फेलियर ऑफ वन सिस्टम विल नॉट अफेक्ट द अदर सिस्टम। अगर फेलियर हो गया एक सिस्टम तो दूसरे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज ऑल सिस्टम आर इंडिपेंडेंटली। इसमें सारे सिस्टम इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं फ्रॉम ईच अदर। मतलब मैं एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने 4 मॉड्यूल्स डिजाइन किए: एडमिन पैनल, यूजर, फैकल्टी पैनल, टीचर पैनल। ठीक है, ये पैनल्स मैं बना रही हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने अलग अलग पैनल्स अलग अलग एम्प्लॉयज को दिए हैं। अगर एक पैनल में कुछ प्रॉब्लम भी आ जाएगी तो और तो पैनल सही रहेंगे, क्योंकि वो सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। हाई कंप्यूटेशनल स्पीड, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूस, जो होस्ट कंप्यूटर की जो लोड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। मोर रिसोर्स कैन बी एडेड इजीली, और रिसोर्स हम इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। रिसोर्स लाइक प्रिंटर्स कैन बी शेयर्ड ऑन ए मल्टीपल पीसीज। प्रिंटर्स को क्या होता है, प्रिंटर हम प्रिंटर का इंस्टॉलेशन कर देते हैं सिस्टम पे, और वो क्या करता है, जैसे 10 कंप्यूटर पे हम एक प्रिंटर लगा सकते हैं, तो उसमें इंस्टॉलेशन कर देते हैं, तो शेयरिंग में रहता है। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम एक एक सिस्टम के लिए एक एक प्रिंटर तो ला नहीं सकते, तो हमें 20-30 कंप्यूटर पे एक प्रिंटर हम इंस्टॉल कर देते हैं, लगा देते हैं, और वो शेयरिंग फॉर्म में सबको मिलता है। वहां से वो प्रिंट इजीली प्रिंट दे सकते हैं थ्रू नेटवर्क के। अब डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम: फेलियर ऑफ मेन नेटवर्क विल स्टॉप दैट एंटायर कम्युनिकेशन। अगर मेन नेटवर्क फेल हो गया, स्टॉप हो गया, बंद हो गया, तो एंटायर कम्युनिकेशन बंद स्टॉप हो जाएगी। सिक्योरिटी प्रॉब्लम ड्यू टू शेयरिंग, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम जितने से जितनी चीजें शेयर करेंगे लीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं। सम मैसेजेस कैन बी लॉस्ट इन द नेटवर्क सिस्टम, कुछ मैसेजेस लॉस्ट हो जाते हैं नेटवर्क सिस्टम की वजह से। दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत एक्सपेंसिव होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ओवरलोडिंग इज अनदर प्रॉब्लम, ओवरलोडिंग एक अनदर प्रॉब्लम है। अगर ओवरलोड हो रहा है बहुत ज्यादा, तो वो एक प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। हैंडल कैसे करेगा वो? एब्सेंस ऑफ शेयर्ड मेमोरी, global clock, and unpredictable communication delay make the design of distributed operating system is very difficult. शेयर्ड मेमोरी अगर एब्सेंट हो गई, एब्सेंस ऑफ शेयर मेमोरी, ग्लोबल क्लॉक एंड अनप्रिडिक्टेबल कम्युनिकेशन डिले मेक द डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी डिफिकल्ट। उसकी जो डिजाइनिंग है बहुत डिफिकल्ट हो जाती है अगर शेयरिंग मेमोरी एब्सेंस हो गई, क्योंकि हम कैसे शेयर करेंगे? ग्लोबली चेक करना, क्लॉक चेक करना, उसकी अनप्रिडिक्टेबल कम्युनिकेशन, कुछ भी कम्युनिकेशन बीच में आ सकती है, वो सब चेक, वो सब डिले हो जाती हैं, तो हमारी डिजाइनिंग में प्रॉब्लम होती है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद है नेक्स्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में network operating system is an operating system that manage network resources. Essentially an operating system that include special function for connecting computers and devices into a local area network. जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज नेटवर्क को ऑपरेट करता है, नेटवर्क रिसोर्सेज को वो ऑपरेट करता है। इसमें इंक्लूडेड होते हैं आपके लोकल एरिया नेटवर्क। A network operating system run on a server and provide the server the capacity to manage data, users, group, security, application and other networking function. ये क्या प्रोवाइड करवाता है सर्वर को कि उसको डेटा को मैनेज करना, क्या उसकी कैपेसिटी होती है सर्वर को, सर्वर की डेटा को कैसे मैनेज करना है नेटवर्क के अंदर, यूजर्स कितने आप उसको अलाउ करेंगे, ग्रुप्स कितने हैं, सिक्योरिटी कितनी है एप्लीकेशन की, सारी चीजें आप नेटवर्क फंक्शन में यूज करते हैं। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्ट हैं, टर्मिनल्स अलग अलग नेटवर्क के थ्रू, ये एडमिन टर्मिनल है, ये एडमिन पार्ट है और सारे टर्मिनल इससे कनेक्ट है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम
अलाउ फाइल शेयरिंग एंड प्रिंटिंग प्रिंटर एक्सेस। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रिंटर है उसको एक्सेस कौन प्रोवाइड करवाता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट तो हमने कर दिया, कनेक्ट तो हमने कर दिया, अब उसमें जो फाइल सेंड करेंगे हम प्रिंटिंग के लिए, वो प्रिंटर कैसे एक्सेस करेगा? उसके लिए हमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। उसमें हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे और वहां से फाइल शेयर करेंगे, वो प्रिंटर के पास जाएगी और वहां से हमें प्रिंट मिल जाएगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ फाइल शेयरिंग एंड प्रिंटर एक्सेस अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय लोकल एरिया नेटवर्क, ए प्राइवेट नेटवर्क और अदर नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के थ्रू वो शेयर हो जाएगी। हेयर ऑल यूजर्स आर अवेयर ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर प्रेजेंट इन द नेटवर्क। हमें पता होता है कि सारे यूजर्स अवेयर हैं, मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क में प्रेजेंट हैं। इन नेटवर्क, नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, उनके नेटवर्क फोल्डर पे होना चाहिए और उससे वहां पे डेटा इजीली शेयर हो जाता है। जैसे सपोज मुझे कोई मेरे लैब में 100 कंप्यूटर्स हैं, 100 कंप्यूटर में मुझे हर कंप्यूटर में सी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, टर्बो सी का इंस्टॉल करना है। तो मैं क्या करूंगी, हर एक सिस्टम पे जाके टर्बो सी इंस्टॉल करूंगी या हर एक सिस्टम पे जाके फाइल सेव करूंगी फिर इंस्टॉल करूंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी कि एक सिस्टम पे टर्बो सी का सॉफ्टवेयर पड़ा है तो मैं उसको क्या करूंगी, सारे सिस्टम पे शेयर कर दूंगी, एक ही सिस्टम से वो सारे सिस्टम पे शेयर हो जाएगा। जैसे मैंने एक नेटवर्क बनाया सॉफ्टवेयर का, नेटवर्क के अंदर, तो मैं वहां जाऊंगी, यूजर के अंदर जाऊंगी और नेटवर्क का जो फोल्डर बना रखा है वहां से जाके उसको ले लूंगी। जो भी उस सिस्टम पे बैठेगा हम उन्हीं को बोल देंगे, स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट इस सिस्टम पे बैठे हैं उनको बोल देंगे इस फोल्डर में ये सॉफ्टवेयर है, आप इनको इंस्टॉल कर लें सिस्टम में। तो मेरा काम भी इजी हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक सारे सिस्टम पे चला भी जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2028, विंडो एनटी, यूनिक्स और लाइनेक्स एक्सेट्रा। उसके बाद है टाइप ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। टू टाइप्स के होते हैं ये। फर्स्ट होता है आपका क्लाइंट टू सर्वर, देन उसके बाद होता है पीयर टू पीयर। क्लाइंट टू सर्वर एंड पीयर टू पीयर, दो ये आपके टाइप होते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसमें क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक क्लाइंट क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स होता है क्लाइंट कौन होगा, सर्वर कौन होगा। तो इसमें प्री डिसाइडेड होता है ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। जैसे इसमें मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये क्या होंगे, क्लाइंट होंगे। ठीक है, ये सारे टाइप ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। टू टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसमें। फर्स्ट होता है आपका क्लाइंट टू सर्वर, फिर होता है सेकंड पेयर टू पेयर। क्लाइंट टू सर्वर होता है, इसमें आपके ये देख सकते हैं मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये क्लाइंट हैं सारे, वो इंटरनेट से कनेक्ट हैं और वो डेटा जो सर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने गूगल सर्च किया, कुछ भी सर्च किया, वो कहाँ पे जाके सर्च होगा, सर्वर पे जाके, और वहां से आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। एक तरह से ये लोग क्लाइंट क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं सर्वर को कि मुझे ये डेटा फैच करके दे दो। पीयर टू पीयर में क्या होता है, सब एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होते हैं, सब एक दूसरे से, देखिए इसमें एक दूसरे से कनेक्ट है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कनेक्ट तो ये भी है एक दूसरे से, ये भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि क्लाइंट टू सर्वर, इसमें क्लाइंट क्लाइंट ही रहेगा, सर्वर सर्वर ही रहेगा, सर्वर चेंज नहीं हो सकता, एक बार फिक्स हो गया कि ये सर्वर है, उसी को हम सर्वर बनाएंगे। पीयर टू पीयर में क्या होता है, इसमें हम सर्वर क्लाइंट किसी को भी बना सकते हैं, जैसे इसको मैंने सर्वर बना दिया और सब क्लाइंट है, फिर मेरे को कुछ चेंज करना है, इसको सर्वर बना दिया, इसको हमने क्लाइंट बना दिया। इससे ये क्या होता है, लैन जो ऑनलाइन जो एग्जाम होते हैं उसमें हम यही करते हैं, किसी भी एक सिस्टम को क्या बना देते हैं, सर्वर बना देते हैं या होस्ट कंप्यूटर बना देते हैं, उससे सारी सर्वर पे डेटा कम्युनिकेट होता है। क्लाइंट टू सर्वर,
A computer system in which server program is installed to provide various services for their client is called server. Various services provide करवाता है, वो install कराता है computer system में, that is called server. Machine which depend on server machine to provide their services is called as a client. Machine आपको services provide करवा रहा है depend on server के ऊपर, that is called client. पीयर टू पेयर में क्या होता है, ए कंप्यूटर इन ए पीयर टू पेयर नेटवर्क कैन वर्क एज ए सर्वर एंड ए क्लाइंट, या तो वो सर्वर होगा या एक तरह से वो क्लाइंट का काम करेगा. सॉफ्टवेयर दैट इज इट रिक्वायर्ड बोथ सर्वर एंड क्लाइंट सॉफ्टवेयर, दोनों चीजों दोनों सॉफ्टवेयर की हम लोग को नीड होती है इसमें. विंडोज एनटी एंड विंडोज 95 बोथ आर द पेयर टू पेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों आपके क्या हैं, पेयर टू पेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडो 95 जो पहले चलता था ये आपका पेयर टू पेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता था. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसमें एडवांटेजेस क्या क्या होंगे इसके, द सर्वर्स आर हाईली स्टेबल एंड सेंट्रलाइज्ड, इसमें नेटवर्क इंटरनेट है इसमें हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसमें क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होंगे इसके, द सर्वर आर हाईली स्टेबल एंड सेंट्रलाइज्ड, ये हाईली स्टेबल और सेंट्रलाइज्ड होगा क्योंकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है. सर्वर हैंडल सिक्योरिटी कंसर्न, सर्वर हैंडल करता है सारे सिक्योरिटी कंसर्न, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीजें वो इजीली हैंडल कर लेता है. न्यू टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर अपग्रेडेड, हार्डवेयर अपग्रेडेशन कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड, वो इजीली इंटीग्रेटेड हो जाता है. New technology and hardware upgradation can be easily integrated. Server access is possible remotely from various location and different type of system. जो server है वो access कर सकते हैं remotely और various location पे different type of system में, मतलब हम network internet अलग अलग system में हम use कर सकते हैं, चाहे वो laptop हो, computer हो, चाहे वो mobile हो. ठीक है, remotely control होता है, different different system में हम उसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन में. डिसएडवांटेज क्या होगा, कॉस्टली सर्वर, सर्वर जो है वो काफी कॉस्टली आता है. ठीक है, और डिपेंड ऑन सेंट्रल लोकेशन, वो डिपेंड करेगा सेंट्रल लोकेशन में. रेगुलर अपडेशन, उसमें रेगुलर अपडेशन चाहिए, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, तो आपको सर्वर काफी कॉस्टली पड़ता है. इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लाउड, आपका जो गूगल है वो क्लाउड पे डेटा स्टोर करता है और वहीं पे सारी हमारी जो भी डेटा है वहां पे स्टोर रहता है, क्योंकि उनके पास जो स्पेस है वो बहुत बड़ा होता है. क्योंकि गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वो कितनी जल्दी आपको सर्च करके दे देता है, तो मतलब उसके पास डेटा का पैकेज इतना सारा है, वो आपको इजीली सर्च करके दे देता है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंड to serve a real-time application that process data as it come in, typically without buffer delay. Processing time required, including any OS delay, are measured in tenth of second or shorter increment of time. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो रियल टाइम में आप वर्क कर रहे हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव हो गया, ये रियल टाइम पे वर्क कर रहे हैं. इनका पर्टिकुलर एक ही काम है, एम्बेडेड सिस्टम है ये एक तरह से, जिसका पर्टिकुलर एक ही काम होता है. वॉशिंग मशीन क्लोथ क्लीन करती है, वॉश करती है, आपको माइक्रोवेव हीट प्रोवाइड करवाता है, ऐसे ही सारे फंक्शंस होते हैं.
Primarily objective, it is to provide quick response time to meet a scheduling deadline. ये आपको quick response time देता है जब आपकी scheduling deadline हो रही है कि आपको अभी ये काम कराना है। जैसे हमें कहीं पे अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, लेकिन हमें सडन कुछ हो गया है और फिर इमरजेंसी होती है, तो वहाँ पे शेड्यूलिंग डेडलाइन बोल रहे हैं कि उसको तुरंत क्विक रेस्पॉन्स देना पड़ता है। जैसे एक्सीडेंट वाले केसेस हो गए, सडन अटैक आ गया, तो वो इमरजेंसी में जाता है, तो वो शेड्यूलिंग डेडलाइन में आता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, यूजर कन्वीनियंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यूजर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उस रिसोर्स को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो सारी चीजें। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, a real time operating system is one that must react to input and respond to them quickly. The OS must guarantee response to event with fixed period of time to ensure correct performance. Real time system can be used as a control device in a dedicated application, for example missile system, air traffic control, robot, etc. इनका क्या होता है, डेडिकेटेड टाइम होता है, एक रिजिट होता है टाइम कि उस टाइम पे ये काम करना ही है। तो उस टाइम पे अगर वो काम नहीं हुआ, उसमें बहुत सारी हर्डल्स आ सकती हैं, आपके काम काम डिले हो सकता है। सॉफ्ट रियल टाइम डिले, हार्ड रियल टाइम डिले, ये इसके टाइप्स होते हैं। तो इसमें मिसाइल सिस्टम, अगर मिसाइल आपने एक बार छोड़ दी, तो आपको वो या तो डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, वापस नहीं आएगी वो तो या तो डिस्ट्रॉय होगी या वो चली जाएगी जहां पे आपने भेजी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। जैसे आपका एयरप्लेन है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम करता है। ठीक है, रेडार के थ्रू वो आपको सिग्नल्स भेजता है। अगर वो सिग्नल्स गलत हो गए तो आपका प्लेन कहीं पे भी क्रैश हो सकता है। ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो आपको ये सारे सिस्टम बहुत इजीली अच्छे से मेंटेन करने होते हैं। रोबोट में भी सिस्टम्स आपको इजी कनेक्ट करने पड़ते हैं, प्रोग्रामिंग लगानी पड़ती है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब नेक्स्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक यहीं पे। थैंक यू सो मच।